अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। घर रहे महफूज रहे, मंजिल की जानिब बढ़ते हैं। आज की जो हमारी पहली क्लास है वो है सिविक्स की। स्टूडेंट्स अपनी सिविक्स की बुक्स ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 के ऊपर जो सा चैप्टर है आज आपका नजरिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मूवमेंट। इसमें जो टॉपिक आपसे डिस्कस किए जाएंगे और ब्रीफ किए जाएंगे वो सबसे पहला टॉपिक है नजरिया पाकिस्तान के मायने और हैयत, मीनिंग एंड नेचर। लफ्ज नजरिए को अंग्रेजी जुबान में आइडियोलॉजी कहा जाता है, इसलिए नजरिया पाकिस्तान को आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है नजरिया। नजरिया से क्या मुराद है, नजरिए के मीनिंग क्या है। नजरिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फलसफे तफक्कुर पर रखी गई हो, यानी कि जिसकी बुनियाद एक सोच को लेके आगे बढ़ी है और इंसानी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए कोई मनसूबा बनाया गया। सियासी यानी कि आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड माशरती, माशरे से रिलेटेड माशरे में रहने के तौर तरीके, और तहजीबी जो सदियों से आपकी तहजीब चली आ रही है उनमें जो मसाइल पाए जाते हैं उनके हल के लिए कोई मनसूबा बनाया गया हो। अगर हम इस नज़रिए की तारीख को देखते हैं तो हमें नज़रिया पाकिस्तान का जो मफहूम है उसे समझने में आसानी होती है। पाकिस्तान एक नज़रियाती ममलिकत है। नज़रियाती ममलिकत यानी कि एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आई है, जैसे कि दो कौमी नज़रिया, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया है, जिसकी बुनियाद एक फलसफा और एक प्रोग्राम पर रखी गई है। ये फलसफा या प्रोग्राम क्या है, दीन इस्लाम, यानी कि दीन इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक नज़रिया पाकिस्तान या पाकिस्तान की तामीर की गई है। पाकिस्तान की तमाम तर असास दीन इस्लाम है और यही वो लाहे अमल और जज्बा है जो पाकिस्तान की तहरीक का बाइस बना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान की तारीख। नज़रिया पाकिस्तान की तारीख में आपको फर्स्ट पॉइंट आपकी बुक के ऊपर है, नज़रिया पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के असूलों पर मबनी माशरे की तख्लीक का नाम है, यानी कि जो नज़रिया है वो किस तरह का माशरा पाकिस्तान के लिए किस तरह का माशरे को पसंद करता है। ऐसा माशरा जो हमारे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जो कुरान और सुन्नत के असूल हैं उनके मुताबिक जो माशरा तामीर हो उसको नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता है। नज़रिया पाकिस्तान एक आलमगीर इस्लामी इनकलाब का नाम है जो जोग्राफियाई पहचान नहीं रखता, यानी कि ये एक खिते का नहीं था, ये पूरी आलमगीर जितनी भी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं जैसे कि हिंदुस्तान में, उनके लिए एक इनकलाब का नाम है। नज़रिया पाकिस्तान कलमे तौहीद की बुनियाद पर कौम की तख्लीक करता है। नज़रिया पाकिस्तान दीन इस्लाम के असूलों पर मबनी सोच का नाम है। नज़रिया पाकिस्तान मुसलमानों की सियासी, माशरती, सकाफती और माशी कदरों की हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दामात का नाम है। नज़रिया पाकिस्तान एक ऐसा किला तामीर करने का नाम है जो दुनिया भर की मुस्लिम आबादी के हकूक़ की हिफाजत करने का काबिल हो और जो मुसलमानों में इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ का बाइस बने। मिली तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान में इस्लाम की हुक्मरानी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अमली कोशिश का नाम नज़रिया पाकिस्तान है। नज़रिया पाकिस्तान हर हकीकत इस्लामी इक़दार की देखभाल और इक़दार को अमली तौर पर अपनाने का नाम है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमानाने बरिस्तीर कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लामी इक़दार और नज़रियात को महफूज़ और फ़रोग़ कर सकें। नज़रिया पाकिस्तान की तारीख को अगर हम करते हैं तो इसको हम लेते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान बेसिकली इस्लाम के नाम के ऊपर बना है। इस्लाम के नाम के ऊपर ऐसी तामीर की गई है, जो ऐसे माशरे की तस्वीर की गई है जहाँ पे तमाम मुसलमान इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और इस्लाम और सुन्नत की रहनुमाई ले सके अपने तमाम मसाइल के हल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है नज़रिया पाकिस्तान का पस मंज़र, यानी कि पाकिस्तान क्यों वजूद में आया, इसकी क्यों ज़रूरत समझी गई। इसमें आप देखिए वो कहते हैं पाकिस्तान एक नज़रियाती ममलिकत है, यानी कि ऐसी ममलिकत है जो एक किसी नज़रिए को लेकर चली है। वो कहते हैं इसका वजूद किसी हादसाती इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक तवील और मुसलसल जद्दोजहद का हासिल है। इसकी बुनियादें इस्लामी नज़रिए हयात और इस्लामी फ़लसफे पर कायम है। बरसगीर पाक व हिंद
कि सियासी और तहजीबी पस मंजर में इस्लामी फलसफे ज़िंदगी की बुनियाद पर दो कौमों का तस्वुर ही नज़रिया पाकिस्तान है। इस तस्वुर ने मुसलमानों को एहसास दिलाया कि वो अपने लिए अलग वतन हासिल करें। नज़रिया पाकिस्तान को तहरीक पाकिस्तान में वही मुकाम हासिल है जो खुशबू को फूल में, रूह को जिस्म में, रोशनी को चिराग में, जड़ को दरख्त में और तासीर को दुआ में हासिल है। नज़रिया पाकिस्तान का पस मंजर इन शॉर्ट अगर आप करें तो बेसिकली दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर वजूद में आया कि बरसीर पाक हिंद में दो कौमें आबाद थी, एक मुसलमान और एक हिंदू। उन दोनों के नजरियात, उनका उठना बैठना, रहन सहन, हर चीज अलग थी। तो तब ये नजरिया वजूद में आया कि हमें एक ऐसी ममलिकत चाहिए जो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का रखे, जहाँ पर वो अपनी जिंदगी जो है वो अपने अलहदा अपने सुनो कुरान सुन्नत के सुनों के मुताबिक गुजार सके। लास्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है नजरिया पाकिस्तान के माखिज। नजरिया पाकिस्तान का असल सरचश्मा इस्लाम है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए असर रहनुमाई इस्लाम से ही हासिल होती है। आज भी ये नारा सुना जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम हर कौम, हर वतन और हर दौर के लिए रहनुमा असूल फराहम करता है। वक्त के बदलते हुए तकाज़ों का साथ देने की इसमें एक मुकम्मल गुंजाइश मौजूद है। चुनांचे पाकिस्तान के मौजूदा आइन में मुसलमानों की माशी, सियासी और माशरती हालात और तकाज़ों के मुताबिक इस्लाम के बुनियादी असूलों की तशरीह की गई है। यानी कि पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान जो का जो मेन माखिज है, जिसके ऊपर इसकी बुनियाद इस्तवार है, वो है इस्लाम। इस्लाम हमें जिंदगी गुजारने के तमाम तौर तरीके बताता है। उसी की बुनियाद के ऊपर नजरिया पाकिस्तान वजूद में आया। इस्लाम की बुनियाद के ऊपर ही पाकिस्तान का वजूद आया। ये जितना भी आज आपको सबक पढ़ाया गया है, नजरिया पाकिस्तान की मायनोहियत, नजरिया पाकिस्तान की तारीफ, नजरिया पाकिस्तान का पस मंजर, नजरिया पाकिस्तान के माखिज, ये तमाम काम आज आपने याद करने हैं। ये जितना चैप्टर आपको आज ब्रीफ किया गया, ये आपने याद करना है और इसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस है और चैप्टर का नाम हयातियाती कीमिया और बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 3 हम सिलेबस ऑफ मई का स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इस्तिहाला। तो हम इसको पढ़ते हैं। हर जिंदा खुलिये में या जिंदार को अंदरूनी जिस्म बहुत से अफ़आल सर अंजाम देने होते हैं जिनमें तवानाई की ज़रूरत होती है। जब ये तवानाई भरपूर मरकूबात टूटते हैं तो मरकूबा तवानाई खारिज होती है। ऐसे मरकूबात में निशास्तेदार, लमियात और चिकनाई शामिल है। अब जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि इंसानी जिस्म में इस्तिहाला में क्या होता है, बहुत से जो काम है, दिल का काम क्या है, अब ये सब पूरे बॉडी में, पूरे जिस्म में खून जो है वो पहुँचाना होता है। इसी तरह से गुर्दों का काम क्या है कि इन्होंने निज़ाम इखराज में मददगार साबित होते हैं। इस तरह से हमारे जो फेफड़े हैं उनका भी अलग से काम है। इस तरह से जो इनका हर निज़ाम में अपना जो है भरपूर ताउन से वो करना होता है। जिस्म की टूट फूट होती है, इससे खुलिये की तकसीम का अमल भी मुकम्मल होता है। और टूट फूट के अमल में जो सरगर्मियाँ होती हैं इनको हम कहते हैं इस्तिहाला या मेटाबॉलिज्म। इंसानी जिस्म मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर बनता है। इन अंदरूनी अज्जा में गुर्दे, जिगर, फेफड़े, दिल और मैदा वगैरह शामिल होते हैं। इनमें से हर अज़ू ने अपना अलग अलग काम करना होता है, ठीक है जी। और इनमें से हर अज़ू लाखों खुलियों से मिलकर बनता है और अपने अपने मखसूस काम से अंजाम देता है और उन्हें कहते हैं फ़राइज़ की तकसीम। अब इस्तिहाली सरगर्मियाँ क्या होती हैं? वो सरगर्मियाँ जो मुख्तलिफ कॉलोनियों की तरफ से सरंजाम दी जाती हैं, इन्हें इस्तिहाली सरगर्मियाँ कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निशास्तदार ग़िज़ाएँ क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। इंसानी जिस्म में निशास्तदार ग़िज़ाओं के निज़ाम की वज़ाहत कीजिए। निशास्तदार ग़िज़ाएँ, ये ग़िज़ा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मरकबात से बने हुए होते हैं। ये शक्कर यानी कि चीनी, निशास्ता, स्टार्च और ग्लाइकोजन जैसे अशिया में मौजूद होते हैं। शुगर अमूमन गन्ने से बनती है और हज़म होकर ग्लूकोज में बदल जाती है जो फ़ौरन जज़ब हो जाने की सलाहियत रखती है, इसलिए ये जल्दी हज़म होकर खून में शामिल होती है। और इस तरह से जब ये खून में शामिल होती है तो ये पूरी बॉडी को, जो हमारे जिस्म को खुराक या तवानाई पहुँचाते हैं।
गंदम, चावल, आलू, शकरकंदी वगैरह सबसे बेहतर होती है। ग्लाइकोजन को हवानी निशास्ता भी कहते हैं। ये हमारे जिगर और गोश्त से हासिल होता है। निशास्तदार ग़िज़ाओं का निज़ाम किस तरह से डाइजेस्ट किस तरह से करते हैं। निशास्ता और ग्लाइकोजन को आला दर्जे के कार्बोहाइड्रेट खिलाती हैं। इनके साल में बहुत बड़े और बरह रास्त होते हैं और ये नाहल पजीर होते हैं, यानी कि इनसोल्यूबल होते हैं। ग़िज़ाई खामिरे यानी कि एंजाइम की मदद से ये हल होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? आप किसी भी रिएक्शन में अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो ये आप क्या करेंगे, रिएक्शन की स्पीड जो है वो तेज़ कर देंगे। जैसे स्टार्च है, स्टार्च अब ग्लूकोज में चेंज होगी तो यहाँ पे आप एंजाइम यूज़ करेंगे। इस तरह से ग्लाइकोजन है तो एंजाइम यूज़ करेंगे तो ये ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगी। इस तरह ग्लूकोज जिस्म में जज़ब होकर हर खुलिये तक तवानाई पहुँचाती है। जब ये सेल या खुलिये में तक पहुँचती है तो इसकी मज़ीद तजज़िया होती है, यानी कि मज़ीद रिएक्शन होती हैं और वो अमले तनफ़ुस यानी कि सांस लेने का जो अमल होता है इसमें तवानाई फ्राहम करते हैं। अब लहमियात जो प्रोटीन है इनका जिस्म में क्या किरदार होता है? लहमियात ये मरकबात तवानाई से भरपूर होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अनासिर पर मुश्तमिल होते हैं और इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि पेचीदा सालमें बनाते हैं। ऐसे मरकबात किन किन चीज़ों में शामिल होते हैं? जैसे गोश्त में, अंडों में, मुर्गी में, मछली वगैरह में दालों से हासिल होते हैं। लहमियात न सिर्फ तवानाई फराहम करते हैं बल्कि जिस्म की टूट की मरम्मत और जो हमारे जिस्म में सेल्स जो बढ़ते हैं वो खाम माल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। लहमियात का इंतजाम क्या है? हाजमे के दौरान लहमियात तेजी करके अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाती हैं। लहमियात है, अब इसमें जैसे हम प्रोटोलाइटिक एंजाइम यूज़ करेंगे तो ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाइनो एसिड छोटे सालों के बाद जल्द खून में शामिल होकर एक जिस्म के खुलिये तक तवानाई पहुँचाते हैं। बाज़ अमाइनो एसिड खुलियों को तरकार मुख्तलिफ लहमियात बना देते हैं जबकि बाकियों की मज़ीद तजज़िया होकर तवानाई में खारिज होती है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटीन, आपने पढ़ा है, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपके पास चिकनाइयाँ क्या होती हैं, यानी फैट्स किन्हें कहते हैं और ये किन चीज़ों में पाई जाती हैं और ये किस तरह से डाइजेस्ट होती हैं? चिकनाइयाँ जिनको आप फैट्स कहते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल तवानाइयाँ से भरपूर सालमें रहने वाली मरकबात है, यानी कि कंपाउंड्स हैं। निशास्तदार ग़िज़ाओं और लहमियात के मुकाबले में चिकनाइयों में 2 गुना तवानाई पाई जाती है। प्रोटीन को जैसे आपने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा तो आपको इसमें बता रहे हैं कि आप फैट्स में इनसे ज़्यादा जो है वो तवानाई होती है। अब ये चिकनाइयाँ क्या क्या चीज़ें हमारे पास? घी है, मक्खन, तेल वगैरह शामिल है इसमें। अब इसका डाइजेशन क्या है, यानी कि एंजाइम इसका कैसे होता है? चिकनाइयाँ बड़े बड़े और पेचीदा सालों पर मुश्तमिल होती हैं। इसके बायस खून में शामिल नहीं हो सकती, डायरेक्टली खून में शामिल नहीं होती। अलबत्ता अमले एंजाइम के नतीजे में चिकनाइयाँ ग्लिसरॉल और बाद में फिर फैटी एसिड में चेंज हो जाती हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल छोटे और सादा साल में होते हैं, इसलिए आसानी से खून में जज़ब होकर जिस्म के सारे खुलियों तक पहुँचते हैं। ये तो या खुलियों की साख में इस्तेमाल होते हैं या मज़ीद तजज़िया करके फराहम किए जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लहमियात होते हैं आपके पास ये फ़ौरन से तजज़िया करके कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड में। इसी तरह से लहमियात के बाद हमारे पास जो ग्रुप है वो है चिकनाइयाँ, फैट्स जिन्हें आप कहते हैं, फैट्स। ये अब किस में चेंज होती हैं? ये फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल चेंज हो जाती है। ठीक है जी। अब आगे एंजाइम क्या होते हैं, इनकी वजाहत करेंगे, इनकी खुसूसियात क्या होती हैं। एंजाइम बहुत सी इस्तारी सरगर्मियों को अपने अफ़ाल खुद खुलिये के अंदर मौजूद एंजाइमों की मदद से मुकम्मल होते हैं। एंजाइम नामियाती अमल अंगेज यानी कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। यूँ ये ज़िंदगी के बुनियादी अमल की हामिल है। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है? फ़र्ज़ करें अलिफ को मरकब ये बे या जीम में तजज़िया करने यानी कि इनके दरमियान रिएक्शन करवाना हो तो ये अमल एंजाइम की मौजूदगी का तकाजा करता है। अंदाज़ा लगाइए, एंजाइमों की मौजूदगी में ये अमल 1 सेकेंड के हिस्से में मुकम्मल हो जाता है, जबकि एंजाइम की मौजूदगी गैर मौजूदगी में शायद इसकी तकमील में महीनों लग जाते हों। ठीक है। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि एक आपके पास है कंपाउंड अलिफ, ठीक है, और दूसरा आपके पास है इसको बे, और इसको आपने मिला के कोई कंपाउंड बनाना है तो जब यहाँ पे एंजाइम होगा तो एंजाइम की मदद से इसकी रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, तो वो फौरन जो है वो बे और अलिफ या जीम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम किसी भी रिएक्शन की जो है वो
स्पीड को तेज करते हैं, यानी कि जो रिएक्शन दे होने में देर लग गैर मौजूदगी में वो उसमें महीनों लग जाते हैं। अब इसकी अहमियत क्या है? अमले इंजाम हो या अमले तनफुस। अमले तनफुस किसको कहते हैं? जो सांस लेने का प्रोसेस होता है, या एसिमिलेशन। ये तमाम अफ़आल और अमाल एंजाइमों की मौजूदगी में होते हैं। गोया पूरा निज़ाम हयात एंजाइमों का मरून मिन्नत है, जो ना हो तो जिंदगी नामुमकिन हो जाए। ये एंजाइम पौधों और इनकी जिंदगी के निज़ाम के लिए भी ज़रूरी होते हैं। आप जानते हैं कि पौधे में जो अहम तरीन केमियाई अमल वाक़ होता है वो ज़ायद तरीफ यानी कि फोटोसिंथेसिस का होता है, जिसके नतीजे में पौधे अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। इस अमल के लिए कुछ खाम माल दरकार होता है। ये अमल भी एंजाइम की मौजूदगी का तकाजा करता है। दैट्स रिएक्शन देखिए जरा आपके पास है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये जब इनका रिएक्शन होगा यानी कि इसमें तजदीद होगी तो ये रिएक्शन जाकर बनाएंगे वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स और इसके साथ बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि ज़ायद तारीफ में हो रहा होता है। अब एंजाइम की क्या खसूसियात है? एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बनते हैं, लैमियात से बनते हैं। ये अपने वज़ाइफ और अफ़आल में खुसूसी नोयत के हामिल होते हैं, यानी मखसूस केमियाई अमल में अमल अंगेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है निशास्ता, ठीक है, जब हम इसमें एंजाइम इस्तेमाल करेंगे डायस्टर इसमें यूज करेंगे तो ये फौरन से शक्कर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लैमियात है आपके पास, लैमियात यानी प्रोटीन, इसमें अगर हम एंजाइम यूज करेंगे पेप्सिन इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास जो है वो फौरन से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनकी क्या क्या खसूसियात है? ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादा दर्जा हरारत हो यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो इंतहाई तेज रफ्तार अमल अंगेज होती हैं। एंजाइम खुद केमियाई अमल में सर्फ नहीं होते, ठीक है, और इन्हें कलमी सूरत में यानी कि क्रिस्टल्स जो होते हैं इनमें उनको हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जब एक एंजाइम है, अलीफ एक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल कुछ चीज है ये, ठीक है, अब इसमें हम एंजाइम ऐड कर रहे हैं। जब हम एंजाइम ऐड करेंगे तो ये बी और जी यानी कि दो कंपाउंड्स बनाएंगे और साथ में जो है एंजाइम की जो क्वालिटीज है वो इसमें नोयत की अपनी नोयत जाहिर करेंगे, ठीक है जी। ये आपके पास था आज का टॉपिक। एंजाइम्स में पढ़ा है अमाइनो एसिड्स, लैमियात, चिकनाइयाँ और इस्तेहाल सरगर्मियाँ, ठीक है जी। ये आज का आपका काम है, आपने इसको दोबारा से रिवाइज भी करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने कॉपी पे जो काम करना है वो इस्तेहाला और इस्तेहाली सरगर्मियाँ, ठीक है जी। ये आपके पास है आपकी जो बुक पे पेज है, स्टार्टिंग में पेज की जो टेक्स्ट बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उस पे इस्तेहाला टॉपिक होगा मेटाबॉलिज्म। आपने इस्तेहाला से क्या मुराद है वजाहत करें, ये क्वेश्चन लिखने हैं और उसके आंसर उस पेज पे जो पूरा पैराग्राफ है इस्तेहाली सरगर्मियाँ कहाँ जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तक आप लोगों ने ये लिखना भी है और जो जो पढ़ाया गया वो आप लोगों ने याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके साथ नेक्स्ट लेसन में कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा वो है होम इकोनॉमिक्स। होम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर 9। अपनी होम इकोनॉमिक्स की बुक्स को ओपन कर लें। फर्स्ट चैप्टर जो आपको नजर आ रहा है वो है पार्चा बाफी और लिबास का तारुफ। पार्चा बाफी और लिबास का तारुफ, इसमें आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है पार्चा बाफी और लिबास की तारीफ और अहमियत। पेज नंबर 2 ओपन कर लें। डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग। पार्चा बाफी इन रेशों की दरियाफ्त है जो हम पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं और इनको मुख्तलिफ अवामिल से गुजारने के बाद कपड़ा तैयार किया जाता है जिससे हमारा लिबास तैयार होता है, जो हमारी जिंदगी की सबसे अहम और बुनियादी ज़रूरत है। पार्चा बाफी लातानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने बुनना है, यानी कि
कोई भी ऐसी चीज जो बुनी जाए वो पार्चा बाफी कहलाती है। ये सन तो हरकत का वो शुबा है, यानी कि जो हमारी सनत है उसमें ये वो एक हिस्सा है हमारी सनत का जहाँ पर हम कुदरती, नेचुरल या इंसानी मुसाफ्ता मैन मेड रेशों पर तकमीली अवामिल यानी कि मुख्तलिफ अवामिल से हम बहुत सी अक़साम के कपड़े तैयार करते हैं। मसलन सूती, ऊनी, रेशमी और उस साफ्ता पार्चाजात तैयार किए जाते हैं। पार्चाजात मीन्स अनस्टिच कपड़े, फैब्रिक्स, ठीक है। कपड़ों की जितनी अक़साम है वो पार्चाजात जब अनसिले होंगे उनको आप पार्चाजात कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है टॉपिक वो है लिबास की तारीफ। लिबास जो आप पहनते हैं आम रूटीन में, लिबास से मुराद रेशों से तैयार करदा कपड़ों से है। अब रेशे कौन से हैं जो कुदरती तौर पर हासिल होते हैं, ये आपको कुदरती भी मिलते हैं और गैर कुदरती, मसलन नेचुरल एंड मैन मेड, दोनों तरह से। कुछ जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली गई है नेचुरल चीजें, उनसे रेशे हासिल करके कपड़ा बनाया जाता है, और कुछ साइंसी तरीके से जब हम इजाद करते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं रेशे। जो लिबास से मुराद रेशों से तैयार करदा कपड़ों से हैं जो जिस्म को ढांकने, शख्सियत की शनाख्त और सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ हम जिस्म को ढांकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम अपने जिस्म की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने जिस्म को गर्मी, सर्दी, धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब लिबास कहलाते हैं। ख्वां ये घास, पत्ते और खाल हों, इनके पुराने ज़माने में जब ये चीज़ नहीं थी, लिबास नहीं था, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, घास से, पत्ते और दरख्तों की छाल या खाल से जो है अपने जिस्म को ढांकते थे, और मौजूदा दौर के कुदरती और कुछ साख्ता रेशों से तैयार करता हो। गोया कि जिस्म को ढांकने के लिए हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो लिबास या पोशाक कहलाएगी। पुराने ज़माने में क्योंकि लोग जंगलों में रहते थे और दरख्तों की पत्तों, छाल और जानवरों की खाल से अपने लिए जिस्म ढांकते थे, इसलिए इस ज़माने में यही इनका लिबास होता था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है पार्चा बाफी और लिबास के मुताले की अहमियत, यानी कि पार्चा बाफी की ज़रूरत क्यों महसूस की गई और लिबास हमारे लिए क्यों अहमियत का हामिल है, क्यों इसकी हमें ज़रूरत है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। पार्चा बाफी और लिबास के मुताले निहायत अहमियत का हामिल है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जो लिबास हम पहन रहे हैं वो किस किस्म का है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए आपको इसका इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के वजूद में आते ही इंसान ने सतरपोशी, गर्मी और सर्दी से बचाव और अपनी शख्सियत को पुरकशिश यानी कि दिलकश बनाने के लिए किसी न किसी तरह के लिबास इस्तेमाल किए। इसके लिए इस बात का जानना लाजमी हो गया कि लिबास कपड़े ज़्यादा मजबूत और पायदार क्यों होते हैं, किन वजहों की बिना पर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ पार्चाजात का इंतखाब किया जाता है, जो लिबास ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं इनकी धुलाई में आसानी क्यों ज़रूरी है, मौसम के लिहाज से कपड़ों की पसंद में क्यों तब्दीली होती रहती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानना हम तभी जान पाएंगे जब हमें लिबास की अहमियत या इनके पार्चा बाफी के जो मुताले उसकी अहमियत होगी, जब हमने पार्चा बाफी के मुताले को पढ़ा होगा। कहते हैं कि अलग रेशों का मुताले एक ऐसा इल्म है झर से जिससे घरेलू इस्तेमाल और पहनने वाले कपड़ों की बनावट और खुसूसियात के मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकती है। यानी कि आप अगर रेशों का मुताला करते हैं, पार्चा बाफी को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इससे आप घर में इस्तेमाल में जो कपड़े पहनते हैं वो किस मटेरियल के हैं और वो कैसे बने हुए। वो ये बहुत गहरा और वसी है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक पार्चाजात महदूद किस्म के होते थे। लोगों का रहन सहन ज़्यादा होने की वजह से पार्चाजात का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था। रफ्ता रफ्ता लोगों के रहन सहन यानी कि रहने सहने में तब्दीली आने से की ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होती गई और ऐसे अनसिले पार्चाजात की ज़रूरत महसूस हुई जो लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक हो। इससे नए नए रेशों की दरियाफ्त हुई, जिससे नए नए कपड़े बनने लगे। रेशों के बारे में मालूमात सारिफ यानी कि खरीदार को सही कपड़े के इंतखाब में मदद मिलती है। अगर आपको रेशे के बारे में पता होगा कि किस किस्म का रेशा है, ये सर्दियों का है, गर्मियों का है, तो जो खरीदार होगा उसको इससे मदद मिलेगी। नेज़ हुनरमंद अफराद को भी अपनी अपनी सलाहियत और जहानत को इस्तेमाल में लाने का मौका मिलता है। लिबास के मुतालिक की अहमियत भी सारिफ की नज़र में निहायत अहम है, क्योंकि किसी भी लिबास को खरीदने से पहले सारिफ को आप कह सकते हैं खरीदार को ये जरूरी होना चाहिए कि वो जो
कौन सा भी लिबास खरीद रहा है वो किस रेशे से बना हुआ है और वो रेशा लिबास बनने तक किन मराहिल से गुजरता है। मसलन रेशे का इंतखाब, कपड़े की बनाई, उसके ऊपर जो रंग हुआ है वो रंगाई, उसके ऊपर अगर कोई डिज़ाइन की छुपाई हुई है तो वो छुपाई और दीगर मराहिल वगैरह, ये तमाम अगर एक सालिक को पता होगा तो उसके लिए लिबास का इंतखाब करने में आसानी होगी। एक सालिक को ये भी होना चाहिए कि कपड़ों को जदीद डिज़ाइन में किस तरह ढाला जा सकता है। मसलन मार्केट में किस रंग का फैशन ज़्यादा है, कपड़ों की सिलाई में जदीद रुझान क्या है, मार्केट में कपड़ों को कैसे फ़रोख्त किया जा सकता है। पार्चा बाफी में इल्म के इस शोबे को मार्केटिंग कहते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा जो भी सबक था वो मुकम्मल हुआ। आज की आपकी जो डायरी है हमें प्रॉमिस की वो पेज नंबर 2 और 3 के ऊपर ये जो 3 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, पार्चा बाफी और लिबास की तारीफ और अहमियत, लिबास की तारीफ, पार्चा बाफी और लिबास के मुताले की अहमियत, इसको आपने पहले अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद इसको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल आपसे अगेन मुलाकात होगी।